नमस्कार स्टूडेंट, आज नया टॉपिक पढ़ेंगे अध्याय 1 का। आज सेकेंड क्लास है, क्लास 2। जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है, पहला क्लास अध्याय 1 का, वो जाके पहले पहला क्लास देख लीजिए तो ये अच्छे से समझ आएगा। आज नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के बेसिस से ये पूछा जाता है और 5 नंबर का आता है। कूलाम का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कूलाम का नियम जानने से पहले बिंदु आवेश जान लीजिए, क्योंकि कूलाम का नियम जानने से पहले इसको जानना जरूरी है। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो तो उन आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। परिभाषा है इसका, एक बार और ध्यान से पढ़िएगा परिभाषा, बाकी मैं डायग्राम बना के फिर बताता हूँ। यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो तो उन आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। किनकी दूरी? दो आवेशित पिंडों की। कितने हैं? 2 हैं आवेशित पिंड। तो एक आवेशित पिंड Q1 है और दूसरा आवेशित पिंड इस पॉइंट पर क्या है? Q2 है ना। और इनके बीच की दूरी क्या है? R। परिभाषा क्या बोलता है? यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएं यानी MLT, मास, लेंथ, टाइम, ये होता है उसका विमा। 11th में पढ़ा होगा आपने, MLT उनकी विमाएं होती है। यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएं यानी कि MLT उनके बीच की दूरी यानी कि R की तुलना में क्या हो? नगण्य हो। नगण्य मतलब बहुत अल्प हो, बहुत कम हो, तो इन आवेशित पिंडों को क्या कहेंगे? बिंदु आवेश। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है। क्या है? किन्हीं दो आवेशित पिंड कौन है? Q1 है और Q2 है। तो इन दोनों आवेशित पिंडों की विमाएं यानी MLT, मास, लेंथ और टाइम, यही होता है विमाएं। ये विमाएं क्या हो? इनके बीच की दूरी कौन है? R की तुलना में क्या हो? नगण्य हो, बहुत अल्प हो, बहुत कम हो। तो इन दोनों आवेशों को क्या कहेंगे? बिंदु आवेश कहेंगे। समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया बिंदु आवेश, तो कूलाम का नियम बहुत आसानी से समझ आएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ध्यान से देखिएगा, बस आपको अच्छे से समझ आएगा। क्या है कूलाम का नियम? देखिए, कूलाम का नियम किसने दिया? चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम ने। चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम कौन थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम। उन्होंने एक नियम दिया, इसलिए इसको क्या कहा गया? कूलाम का नियम। चूंकि इस नियम को चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम ने इस नियम को बनाया, इस नियम को दिया, प्रतिपादित किया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कूलाम का नियम। जैसे आप कोई नियम देंगे, कोई नया थ्योरम देंगे तो आपके नाम से आप बनाएंगे, आपके नाम से जाना जाएगा। मैं बनाऊंगा तो मेरे नाम से, आप बनाएंगे तो आपका नाम से वो जाना जाएगा। चूंकि इसलिए इसको क्या है? चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम ने इस नियम को बनाया, इसलिए इसको कूलाम का नियम कहा गया। सिंपल है। परिभाषा में आते हैं, ज़्यादा दिमाग इधर उधर ना घुमाते हुए। इस नियम के अनुसार पहले परिभाषा पढ़िए, अगर परिभाषा समझ आया तो सब बन जाएगा। पहले परिभाषा पढ़ते हैं, फिर डेरिवेशन, उसका डायग्राम बताऊंगा। इस नियम के अनुसार कि दो बिंदु आवेश समझ गए, Q1 और Q2, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। दो बिंदु आवेश हैं, Q1 है और Q2 है, तो दोनों के बीच क्या लगेगा? या आकर्षण बल, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, या दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे, प्रतिकर्षण होंगे दोनों, है ना। तो अगर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किसके बराबर होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या है? देखिए डायग्राम। दो बिंदु आवेश है बोल रहा है, Q1 है और Q2 है ना। बीच की दूरी R है, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो इनके बीच क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। और इस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान इन दोनों के परिमाण कौन है? Q1 और Q2 क्या है? उसके परिमाण है। इन दोनों के परिमाण के गुणनफल यानी Q1 इंटू Q2, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये किसका चिन्ह है? अनुक्रमानुपाती का। अनुक्रमानुपाती होता है ये जो फोर्स लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है इन दोनों आवेशों के
गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और क्या बोल रहा है, तथा बोल के, तो तथा इसको अलग से लिखेंगे, तथा बोल के उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी क्या है, आर है, आर के वर्ग के, आर का वर्ग यानी स्क्वायर, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती यानी बट्टे में लिखाएगा, चिन्ह वही लगेगा। अगर बट्टे में लिखते हैं तो व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते हैं, और जस्ट सामने में लिखते हैं तो क्या पढ़ते हैं, अनुक्रमानुपाती, चिन्ह वही होता है 1/r², यानी व्युत्क्रमानुपाती। किसके, इस फोर्स के। एक बार और ध्यान से पढ़िएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। ताकि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच की लगने वाला, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कोई भी फोर्स लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, आवेश के परिमाण क्या है, Q1 और Q2 के गुणनफल, यानी Q1 × Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती कौन है, फोर्स है, तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा बोल रहा है। समझ आ गया होगा आपको ये दोनों। तो इन दोनों को मिलाकर लिखने पर, इन दोनों को, इतना आपको समझ आ गया होगा, मिलाकर लिखने पर, इन दोनों को मिलाकर लिखने पर, इन दोनों को मिला के लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, F अनुक्रमानुपाती क्या है, Q1 × Q2 बटे में क्या है, r²। दोनों को मिला के लिखेंगे ना, ये ऊपर था उसको ऊपर लिखे, नीचे था उसको नीचे, यही है इसका रूल। समझ आ गया होगा आपको। और क्या है, जब इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक, एक कांस्टेंट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, F = अनुक्रमानुपाती हटेगा तो इक्वल टू लगेगा, और यहाँ क्या लगा जाएगा, कांस्टेंट, जो कि एक नियतांक है, कांस्टेंट बोलते हैं जिसको, Q1 Q2 बटे r²। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। समझ आ गया होगा, आसानी से नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं फिर, इतना आपको समझ आ गया, अब आगे देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, कंडीशन होता है, अलग अलग कंडीशन में इसका वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। SI पद्धति, CGS पद्धति आपने पढ़ा होगा। तो पहले क्या देखते हैं, SI पद्धति में, SI पद्धति में, SI पद्धति में, ठीक है। SI पद्धति में कंडीशन क्या, जब दोनों आवेशों के बीच का माध्यम, माध्यम क्या हो, वायु या क्या हो, निर्वात हो। समझ आया। SI पद्धति में क्या कंडीशन है, जब दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो, तब इस K का वैल्यू क्या होता है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। ये समझ आ गया आपको। और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10 के पावर में 9, इसको उतार दीजिए, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। ये समझ आ गया। यहाँ के का वैल्यू, तो इस मान को, इस के का वैल्यू निकाल लिए हम, तो इस वैल्यू को, है ना, इस मान को, इस के वैल्यू को, मान को कहाँ रख देंगे हम, देखिए के कहाँ है, इस समीकरण 1 में, को समीकरण 1 में रखने पर, ये समझ आ गया होगा। तो समीकरण 1 क्या है, लिख लेते हैं, F बराबर K × Q1 Q2 बटे r²। समझ आ गया। ये वैल्यू रख दिए, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दिए, जो है उसको सेम टू सेम रख दिए, अभी वैल्यू नहीं रखे हैं। अब इस K का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। क्या है K का वैल्यू, F बराबर
1/4πε0, ये के का वैल्यू हो गया। बचा क्या, ये इसको पूरा लिखेंगे Q1 Q2/r²। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, फिर से लिखिए, ये है इसका वैल्यू 1/4πε0 को क्या है 9 × 10⁻9, और ये क्या, ये जो बचा उसको एज इट इज उतार दीजिए Q1 Q2/r²। ये वैल्यू किस में आएगा, न्यूटन में, लिख दीजिए यहाँ न्यूटन। किस में आया ये, न्यूटन में। समझ आ गया होगा, बहुत इजी था। किस में, एसआई पद्धति में कंडीशन क्या, जब दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात। दूसरा कंडीशन, जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य दूसरा माध्यम हो। दूसरा कंडीशन क्या है, इसमें क्या है, उसमें वायु या निर्वात था पहले कंडीशन में। सेकंड कंडीशन क्या है, जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य दूसरा माध्यम हो। मतलब वायु और निर्वात तो हो ही, उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा माध्यम हो, तो क्या हो जाएगा इस के का वैल्यू, के बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0, ये उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। और इसमें क्या जुड़ जाएगा, जब वायु अनिर्वात हो तो इतना, और कोई एक्स्ट्रा माध्यम हो तो क्या 1/r जुड़ जाता है। आपको पता है कि इस 1/4πε0 का वैल्यू क्या है 9 × 10⁻9, इसको एज इट इज उतार दीजिए 1/r। समझ आ गया, के का वैल्यू। ठीक, अब इस मान को कहाँ रखेंगे, इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे। इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है लिख लीजिए एक बार और अच्छे से समझ आएगा। समीकरण 1 कौन है, ये है। क्या है समीकरण 1, वो है। ठीक है, क्या है, k × Q1 Q2/r²। ये यहाँ पर k का वैल्यू रखना है। k का वैल्यू क्या है, ये पूरा, तो क्या हो जाएगा f × इस वैल्यू को पूरा लिखिए 1/4πε0 × 1/r। ठीक, और बचा क्या, ये इसको पूरा का पूरा उतारिए Q1 Q2/r²। के का वैल्यू ये पूरा, ठीक, और बाकी को एज इट इज उतार दिए। और इस 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁻9, इतना हुआ। 1/r तो लिखेंगे ही, एज इट इज लिखना है, जो है उसको उतार देना है, बस इसका वैल्यू रखना है 1/4πε0, और ये Q1 Q2/r²। ये है दोनों कंडीशन एसआई पद्धति में। जब दोनों आवेशों, पहला कंडीशन क्या है, जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो। पहले कंडीशन में क्या है, जब दोनों आवेशों के मध्य क्या है, वायु या निर्वात हो। दूसरा कंडीशन क्या है एसआई पद्धति में ही, जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के अतिरिक्त, मतलब वायु या निर्वात तो है ही, उसके अलावा अन्य कोई दूसरा माध्यम हो, तो के का वैल्यू ये। ठीक है, समझ आ गया होगा दोनों कंडीशन, आपको ये भी समझ आ गया होगा। एसआई पद्धति समझ आ गया। अब सीजीएस पद्धति में देखते हैं। सीजीएस पद्धति एकदम इजी है, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। इसको नोट करिए, बताता हूँ। हाँ, देखते हैं आगे। अब किस पद्धति में देखना है, एसआई पद्धति आपको समझ आ गया, इजी था। सीजीएस पद्धति और इजी है। सीजीएस पद्धति में है ना, इसको मिटा देता हूँ। इसको भी मिटा देता हूँ, तुरंत खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा बचा है, लास्ट तक खत्म हो ही गया है। 2 लाइन का है, ज़्यादा नहीं है इसमें।
क्या है, पहला कंडीशन सेम है, जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो, सेम कंडीशन है। किसमें, सीजीएस पद्धति में वैल्यू क्या होता है, उसमें था जो भी, इसमें क्या होता है सीजीएस में, वो SI था। कंडीशन सेम, जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो, K बराबर 1, सिंपल है ना। इस मान को कहाँ रख देंगे, इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये है समीकरण 1, एक बार लिख लीजिए समझ आएगा। K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K की जगह 1 ही तो रखना है, बाकी खत्म। इस वैल्यू K का वैल्यू तो रखना है 1, है ना। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब किसी भी संख्या का 1 से गुणा होता है तो उतना ही आता है, 2 एकम 2, 3 एकम 3, उतना ही आता है। तो इस पूरे वैल्यू का जब 1 से गुणा होगा तो उतना ही तो आएगा। तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है सीजीएस पद्धति में वैल्यू जब वायु या निर्वात हो, Q1 और Q2 दोनों आवेशों के मध्य। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य दूसरा माध्यम हो, ये है दूसरा। ऐसा होता था किस में, SI में। सीजीएस में केवल जब दोनों आवेशों के मध्य, मिटा लेता हूं तो बताता हूं, जब दोनों आवेशों के, ठीक है, ये है। क्या होता था उसमें, वायु SI में क्या होता था, वायु या निर्वात होता था पहले कंडीशन में। दूसरे में क्या होता था, वायु या निर्वात तो होता ही था, उसके अलावा अन्य दूसरा माध्यम भी होता था। लेकिन इसमें पहला कंडीशन तो सेम, सीजीएस में SI जैसा ही पहला कंडीशन तो सेम, लेकिन दूसरा में क्या होगा, जब दोनों आवेशों के मध्य अन्य दूसरा माध्यम हो, केवल दूसरा माध्यम हो, वायु या निर्वात ना हो। डिफरेंस समझ आ गया दोनों में, पहला कंडीशन सेम और दूसरा में क्या हो, केवल दूसरा माध्यम हो, वायु या निर्वात ना हो। समझ आ गया होगा। बाकी क्या है, K का वैल्यू रखना है। K का वैल्यू क्या होता है इस पद्धति में, ये बस आपको याद रखना पड़ेगा, फिर पुट कर दीजिएगा। वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन R, बस खत्म, इतना ही होता है। इस मान को समीकरण 1 में रखिए, इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, वो है समीकरण 1, एक बार लिख लीजिए। K इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ आ गया। अब K का वैल्यू हमने क्या निकाला है, ये 1/एप्सिलॉन R, और बाकी एज इट इज उतार दीजिए Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, ये दोनों कंडीशन में निकल गया, पहला कंडीशन ये और दूसरा कंडीशन ये। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा दोनों कंडीशन आपको, है ना, ये कंडीशन भी और ये भी। SI पद्धति भी समझ आ गया होगा, CGS पद्धति भी समझ आ गया होगा। बहुत इजी था, कोई टफ टाइप का था नहीं, बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है, नोट करिए। नोट कर लिए होंगे। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, ये पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। क्या पढ़े, बिंदु आवेश पढ़े, कूलाम का नियम पढ़े, ये टॉपिक था। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।